अनगिनत योद्धा आईने से बाहर आते लोगों को देख रहे थे, जिन्हें देखकर लोगों में बातें होने लगी। अरे वो देखो, ध्रुवांश, शिखर और बाकी सभी लोग यहाँ आ गए। इस पर कुछ लोगों ने उन्हें गौर से देखा और जब उनके आसपास कोई खास चमक नहीं दिखी तो लोगों ने हैरानी के साथ पूछा, लेकिन इन लोगों के शरीर के आसपास दैवीय चमक क्यों नहीं दिख रही है? क्या इन्हें दैवीय चमक के शक्तिकरण का हिस्सा बनने को नहीं मिला? दरअसल बाकी सभी योद्धाओं ने जितनी दैवीय चमक हासिल की थी, उससे उनके शरीर में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि इस चमक से उनकी शक्तियां भी काफी बढ़ गई थी। उनके मुकाबले सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जिनके शरीर में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। तभी लोगों की इस हैरानी को देखकर किसी ने कुछ समझते हुए कहा, ये चारों तो शिकार जंग के सबसे कामयाब योद्धा साबित हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें बाकियों की तरह मामूली दैवीय चमक शक्तिकरण नहीं, बल्कि एक खास दैवीय चमक शक्तिकरण का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। इस पर सामने वाले ने सवाल किया, लेकिन इस मामूली और खास दैवीय चमक के शक्तिकरण के बीच फर्क क्या है? तब उस लड़के को समझदार सीनियर ने समझाया, फर्क यह है कि मामूली दैवीय चमक के शक्तिकरण में जिसने भी जितनी दैवीय चमक हासिल की होगी, उसका आधा ही हिस्सा उनकी शक्तियां बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। ये एक बंदिश है जो दैवीय चमक की दुनिया से असली दुनिया में आने पर महसूस होती है। लेकिन खास शक्तिकरण वालों को तो खुद अकादमी के बुजुर्ग मदद करते हैं, इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा दैवीय चमक को शक्तियों में बदल पाते हैं। इस दौरान ध्रुवांश वहां मौजूद सभी लोगों को देखता जा रहा था, जिसके बाद उसने राहत भरी सांस ली। आखिरकार वो लोग असली दुनिया में आ गए थे, जिस वजह से ध्रुवांश काफी सुकून महसूस करने लगा। तभी 2 बुजुर्गों ने आगे आते हुए ध्रुवांश और बाकी तीनों से कहा, तुम चारों को अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तुम्हारे पास आराम करने के लिए 3 दिन है, उसके बाद तुम्हें सजा दरबार जाना होगा अपने दैवीय चमक शक्तिकरण के लिए। और उनकी बात सुनकर चारों अपने अपने सर हिलाने लगे। तब शिखर ने एक नजर ध्रुवांश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहा, ध्रुवांश दोस्त, सबसे ज्यादा आराम की जरूरत तो तुम्हें ही है, आखिर तुम्हारा मुकाबला ही तो सबसे खतरनाक रहा। जाओ और जाकर आराम कर लो, हम 3 दिन बाद सजा दरबार में मिलते हैं। वहीं शिखर की बात पर ध्रुवांश तो बस मुस्कुराता गया। उसका चेहरा काफी हद तक सफेद पड़ चुका था और वो बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था। इस कमजोरी के अलावा उसे बहुत दर्द भी हो रहा था, जिसके चलते वो ज्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहता था। तब लैला ध्रुवांश का हाथ थामकर उसे वहां से ले जाने लगी। वो दोनों रोशनियों में बदलकर वहां से सीधे नए योद्धाओं के इलाके में जाने लगे। इस बीच लुहार ने शिखर की तरफ देखकर कहा, तो दोस्त, अब तो शिकार जंग खत्म हुई। जैसे हम 3 दिन बाद दैवीय चमक का शक्तिकरण हासिल कर लेंगे तो चलो चलते हैं शिकार करने माहलान का। इस बार एक साथ मिलकर हमेशा हमेशा के लिए उसे खत्म ही कर देते हैं। ये सुनकर शिखर ने लुहार के कंधे पर हाथ रखा, जिसके बाद उसने आंखों में बेरहमी के साथ कहा, कितनी अफसोस की बात है कि हमारी अकादमी के वो मासूम योद्धा जो बेचारे सिर्फ अपनी ट्रेनिंग करने अकादमी से बाहर जाते थे, उन्हें इस बेरहम माहलान ने खत्म कर डाला। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ऐसे मासूम योद्धाओं की तादाद 100 से ज्यादा हो चुकी होगी, इसलिए इस बार मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त तो आ गया है। उसकी बातों से लुहार के चेहरे पर भी परेशानी दिखने लगी, जिसके साथ उसने कहा, सुनने में आया कि दागबार दरिंदा महल अब और भी ज्यादा खूंखार हो गया है, उतरी कायनात अकादमी पर हमला करने के लिए। इस पर शिखर ने बड़े ही आराम से उससे कहा, ऐसे सिर दर्द वाले मामलों को लीडर तामिक और बाकी बुजुर्गों को ही संभालने देते हैं। सिपाहियों का सामना सिपाहियों से होना चाहिए और तजुर्बेदार सेनापतियों का सामना तजुर्बेदार सेनापतियों से। दागबार दरिंदा महल के ऊंचे ओहदे वाले लोगों को हमारी अकादमी के बुजुर्ग देख लेंगे, लेकिन इस कमबख्त मायलान को तो हमें ही खत्म करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए तो सभी को लगेगा कि उत्तरी कायनात अकादमी के स्टूडेंट्स किसी काम के नहीं हैं। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर खुशी दिख रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि लुहार की मदद से वो जरूर मायलान को खत्म करने में कामयाब हो जाता। फिर आगे कुछ ना कहकर शिखर और लुहार अपने अपने ठिकानों की तरफ चलते बने। इस दौरान ध्रुवांश और लैला नए योद्धाओं के इलाके में पहुंच गए थे और वो सीधे अपने घर के अंदर गए। घर जाकर ध्रुवांश लगातार खून की उल्टियां करता गया और उसका चेहरा और भी ज्यादा सफेद पड़ने लगा। सच तो ये था कि पिछले मुकाबले में गिलार के हमलों ने उसका जितना नुकसान किया था, उससे कहीं ज्यादा नुकसान तो काली बिजली ने किया था। सीधी बात थी कि उस काली बिजली की बेरहम और खूंखार शक्ति ध्रुवांश का शरीर झेल ही नहीं सकता था। जब लैला ने ध्रुवांश की बिगड़ती हालत को देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट दिखने लगी, लेकिन वो उसे कमरे में ले गई। जहां जाते ही ध्रुवांश बिस्तर पर लेट गया। वहां जाते ही लैला के चेहरे की फिक्र देखकर ध्रुवांश ने कमजोरी और दर्द भरी आवाज में कहा, घबराओ मत, शक्तियां काबू में है, बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है मुझे। ये सुनकर लैला ने ध्रुवांश पर नाराज होते हुए कहा, क्या जरूरत थी ऐसा कुछ करने की? अगर तुम्हें तुम्हारी हदें पता है तो उन्हें पार करने के बारे में क्यों सोचते हो? दैवीय चमक के शक्तिकरण में अगर मैं हिस्सा नहीं भी लेती तो भी मेरा कुछ नहीं जाता, और वैसे भी मैं हजारों किलोमीटर दूर
उत्तरी कायनात अकादमी में सिर्फ इसलिए नहीं आई हूं ताकि तुम अपनी इतनी बुरी हालत करके मेरे लिए ताकतवर बनने का मौका ले सको। मुझे इसके बिना भी ताकतवर होना आता है। ध्रुवांश देख रहा था कि इस बार लैला सच में उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी, इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए लैला के नाजुक हाथ को छुआ और वो मुस्कुरा कर कहने लगा, माफ करना कि मेरी वजह से तुम्हें इतना परेशान होना पड़ा। वैसे सच कहूं तो मैं जानता हूं कि तुम्हें खुद को ताकतवर बनाना आता है, लेकिन फिक्र मुझे इस बात की है कि मैं खुद को कैसे इतना ज्यादा ताकतवर बना पाऊंगा कि किसी को हमें एक साथ देखने पर कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगे, जिसके बाद वो आराम करने लगे। देखते ही देखते सुबह हो गई और जैसे ही ध्रुवांश नींद से जागा तो उसने महसूस किया कि पिछले दिन की उसकी थकान पूरी तरह गायब हो गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके शरीर में होता दर्द भी काफी हद तक कम हो गया था। उसकी शक्तियों के रास्तों पर दोबारा ढेर सारी शक्तियां महसूस हो रही थी, जिसे महसूस कर उसने कहा, मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिनों में तो मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। बस मुझे अच्छी तरह आराम करने की जरूरत है। इतना कहकर उसने देखा कि लैला भी उसके बगल में ही सो रही थी। उसे देखकर ध्रुवांश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने धीमी आवाज में कहा, हाय, अगर सुबह की शुरुआत इस खूबसूरत चेहरे को देखकर हो तो दिन तो अच्छा ही जाना है। कुछ पलों तक लैला को देखते रहने के बाद वो अपने बिस्तर से उठा और धीरे धीरे चलकर घर से बाहर चला गया। बाहर जाते ही उसने महसूस किया कि सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी, जिसके साथ ही उसे हल्की गर्माहट महसूस हुई। वो सुन रहा था कि आसपास अलग अलग तरह की ट्रेनिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर धर्म शक्ति दल के इलाके में आगे बढ़ते हुए जैसे ही वो दल के योद्धाओं की नजर में आया तो वो सभी खुश होकर उसके पास आने लगे, लेकिन ध्रुवांश सभी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगा और एक मंच की तरफ जाने लगा। वहां उसे नैना की सुरीली आवाज सुनाई पड़ी, कमाल है, तुम्हारी ठीक होने की रफ्तार तो वाकई गजब है। महज एक दिन के आराम के बाद ही तुम यहाँ वहां जाने के काबिल हो गए हो। वैसे बधाई हो, अब तो तुम उत्तरी कायनात अकादमी के सबसे मशहूर योद्धाओं में गिने जाने लगे हो। बल्कि हिसार को तो तुमने इतनी बुरी तरह हराया कि डमारो दल के लोग अपना चेहरा छुपाते घूम रहे हैं। इस पर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे तो बस थोड़ी शांति और सुकून की जरूरत है। ध्रुवांश की बात सुनते ही नैना ने उसे बताया, अगर तुम्हें शांति और सुकून की जरूरत है तो अब वो दोनों तुम्हें इस अकादमी में तो नहीं मिलने वाले। जब से शिकार जंग खत्म हुई है तब से वीर रैंकिंग में बदलाव आ चुका है। फिलहाल वीर रैंकिंग के तीसरे सबसे ताकतवर योद्धा तुम बन चुके हो और सिर्फ लुहार और शिखर तुमसे आगे हैं। नैना ने जैसे ही उसे वीर रैंकिंग के बारे में बताया तो उसकी नजरें घूमते हुए उस चट्टान पर हुई जिस पर वीर रैंकिंग के योद्धाओं के नाम लिखे हुए थे। वो देख रहा था कि चौथे रैंक पर था हिसार और सुमेधा 5वें रैंक पर चली गई थी। रोहान और बाकी योद्धा भी रैंकिंग में नीचे हो गए थे, मगर ध्रुवांश इस बात से हैरान था कि रैंकिंग के हिसाब से 10वीं सबसे ताकतवर योद्धा लैला थी। मगर लैला की असली शक्तियों की थोड़ी बहुत झलक देखने के बाद ध्रुवांश आह भरते हुए कहने लगा, सही कहते हैं लोग, वीर रैंकिंग के बल पर इस बात का फैसला नहीं किया जा सकता कि कौन कितना ताकतवर है। वैसे नैना, मुझे सुनैना कहीं दिख नहीं रही है काफी वक्त से, सब ठीक तो है ना? ध्रुवांश के इस सवाल पर नैना ने उसे जवाब देते हुए बताया, हाँ ध्रुवांश, वो बिल्कुल ठीक है। बल्कि उसकी किस्मत के तो क्या ही कहने, अकादमी में यूं ही गुजरते हुए उसकी मुलाकात अकादमी की एक बुजुर्ग से हो गई। इत्तेफाक से बुजुर्ग की खासियत ही चेतना जाल बनाने में है और सुना है कि वो एक सत्य चेतक योगी हैं। जब उन्होंने सुनैना की काबिलियत देखी तो उन्हें वो बहुत पसंद आई, इसलिए वो खुद उसे ट्रेनिंग दे रही हैं। वहीं जब ध्रुवांश ने सत्य चेतक योगी के बारे में सुना तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। लेकिन अचानक से सुनैना को ऐसा मौका मिलना कि वो इतने खास और काबिल योगी से ट्रेनिंग लेने लगे, ये वाकई बहुत खास था। तभी ध्रुवांश को देखकर नैना ने हंसते हुए कहा, सुनैना तो बता रही थी कि बुजुर्ग का मिजाज बहुत ही ज्यादा अजीब और अलग है। सच तो यह है कि उन्हें सिर्फ किसी की काबिलियत से फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि अगर कोई बहुत ज्यादा काबिल भी हुआ तो भी शायद वो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दे। ये सुनते वक्त ध्रुवांश अंदर ही अंदर मजबूर महसूस कर रहा था। देखा जाए तो भले ही वो फिलहाल एक शूरवीर बन चुका था, मगर उसकी और बेहतर योगी बनने की रफ्तार काफी धीमी हो गई थी। चाहे वो तीसरी आंख की मदद से और ज्यादा शक्तिशाली चेतना जाल क्यों ना बना पा रहा था, लेकिन और बेहतर योगी बनने का उसका सफर कहीं ना कहीं थम सा गया था। एक मुश्किल ये भी थी कि तीसरी आंख खोलने में थोड़ा वक्त लगता था, और अगर ध्रुवांश किसी जिंदगी मौत के मुकाबले में फंस जाता तब उसे इतना वक्त ही नहीं मिलता तीसरी आंख खोलने का। फिर कुछ सोचते हुए ध्रुवांश के चेहरे पर इस बात की मजबूरी दिखने लगी। तब नैना ने भी उसकी इस मजबूरी को देखकर सब कुछ समझते हुए कहा, अरे इतना मायूस क्यों हो रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं सुनैना से बात करती हूँ कि वो तुम्हारा जिक्र बुजुर्ग से करे। देखा जाए तो तुम्हारी चेतना जाल बनाने की काबिलियत सुनैना से बेहतर है, इसलिए शायद बुजुर्ग तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए भी राजी हो जाएं।
ये सुनकर ध्रुवांश के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और वो अपना सिर हिलाते हुए थोड़ा खुश हुआ। मगर नैना ने उसके चेहरे की कमजोरी देखकर उससे और देर तक बात करना ठीक नहीं समझा और वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद ध्रुवांश ने धीमी आवाज में खुद से कहा, सबसे पहले तो मुझे पूरी तरह ठीक होकर सजा दरबार जाना होगा ताकि मैं दैव चमक के शक्तिकरण को महसूस कर सकूं। उसके बाद ही मैं खुद को बेहतर योगी बनाने में ध्यान लगा सकता हूं। अगले 2 दिनों में भले ही ध्रुवांश का नाम और ज्यादा फैलता जा रहा था, लेकिन उसे तो इस बात से कोई लेना देना नहीं था। बल्कि वो तो नए योद्धाओं के इलाके से भी बाहर नहीं गया, क्योंकि उसे खुद को शोर शराबे के बीच नहीं ले जाना था। इस शांति में वो खुद को ठीक करता गया और देखते ही देखते उसके सारे जख्म ठीक हो गए। भले ही अभी भी उसकी शक्तियों के रास्तों पर थोड़ी बहुत चोटें थीं, लेकिन ध्रुवांश जानता था कि वो उसके साथ हड़बड़ी नहीं कर सकता था। फिर जब तीसरा दिन आया तो ध्रुवांश के चेहरे की रंगत बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी। उसकी चाल ढाल में जो कमजोरी दिख रही थी वो भी पूरी तरह से गायब हो गई। इस बीच वो एक घर के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए सामने दिखते तालाब को देखता गया। इतने में लैला उसके पास आकर खड़ी हुई और उसने ध्रुवांश को देखकर कहा, तुम तकरीबन पूरी तरह से ठीक हो गए हो, अच्छा है। इस पर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, जिसके बाद उसने लैला का हाथ थाम कर कहा, ठीक तो होना ही था लैला मैडम, क्योंकि अब वक्त जो आ गया है दैव चमक की शक्तिकरण का। तो चलो चलते हैं सजा दरबार। इतने जख्म झेल कर ये इनाम हासिल किया है तो जाकर इसका पूरा लुत्फ तो उठा लें। उसकी बात सुनकर लैला भी राजी हुई, जिसके बाद वो दोनों रोशनियों में बदलकर तेजी से सजा दरबार की तरफ जाने लगे। सजा दरबार उत्तरी कायनात अकादमी के अंदरूनी इलाके में स्थित था। पूरी अकादमी में इसका बहुत ही ऊंचा ओहदा था और साथ ही यह जगह बेहद शक्तिशाली भी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी उत्तरी कायनात अकादमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सजा दरबार की ही होती थी। सजा दरबार के ज्यादातर सदस्य उत्तरी कायनात अकादमी के ऐसे छात्र थे जो पहले ही ट्रेनिंग ले चुके थे, लेकिन उन्होंने बाहर जाने की बजाय अकादमी में ही रहने का फैसला लिया था। यही वजह थी कि जब कोई सजा दरबार में शामिल होता तो उसे स्टूडेंट्स नहीं कहा जा सकता था। इसी तरह जब कोई सजा दरबार का सदस्य बन जाता था तो उसे जिन कामों पर भेजा जाता था वो घबरा चुनौतियों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते थे। ये जगह कोई ऐशो आराम की जगह नहीं थी, क्योंकि यहाँ लागू किए गए बहुत से नियम और कानून साफ तौर पर बहुत सख्त थे और ऐसा करना जायज भी था, क्योंकि सजा दरबार के योद्धा जिन दुश्मनों का सामना करते थे वो अकादमी के छात्र या सीनियर नहीं, बल्कि उत्तरी कायनात इलाके के सबसे खूंखार और जानलेवा लोग थे। तो क्या होगा जब ध्रुवांश और लैला पहुंचेंगे दैव चमक के शक्तिकरण के लिए, और कितना ताकतवर हो पाएगा ध्रुवांश, जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अकादमी के अंदरूनी इलाके में ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा खास नहीं था, बल्कि इस जगह का आसमान भी अकादमी के बाकी हिस्सों के मुकाबले काफी ज्यादा अंधेरे से भरा था। इस माहौल के बीच एक बहुत बड़ी इमारत थी जो बाकी जगह से बिल्कुल अलग लग रही थी। वो इमारत एक पहाड़ी पर बनी थी और उसके आसपास कवच पहने हथियार पकड़े योद्धा मंडराते हुए दिखाई दे रहे थे। जब ध्रुवांश और लैला उस जगह पर पहुंचे तो ऐसा अजीब सा नजारा देखकर हैरान हो गए। यही वो असली ताकत थी जो उत्तरी कायनात अकादमी की रक्षा करती थी। देखा जाए तो उत्तरी कायनात इलाके में बहुत से शक्तिशाली और खतरनाक दल मौजूद थे। उसके अलावा ऐसे कुछ गिने चुने बेहद खूंखार योद्धा भी थे जिनसे हर कोई डर कर रहना पसंद करता था। ऐसे में लोगों के वहां होते हुए अकादमी ने सजा दरबार नाम की जगह तैयार की थी जो ऐसे शक्तिशाली लोगों पर भी दबाव बना सके। ध्रुवांश और लैला जब उस इलाके में पहुंचे तो उन्हें रास्ते में किसी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। इससे वो समझ गए कि जरूर सजा दरबार को उनके आने की खबर मिल गई होगी। कुछ योद्धाओं के आगे जाते हुए वो लोग आखिरकार उस पहाड़ी पर पहुंच ही गए जिस पर अकेली दिखती इमारत काफी डरावनी लग रही थी। वो इमारत असल में एक बहुत ही बड़ा दरबार था जिसके ठीक सामने था एक काले रंग का पथरीला मंच। जैसे जैसे ध्रुवांश और लैला उस मंच पर उतरने लगे तो उन्हें देखा कि वहां पर शिखर और लुहार पहले से ही आ गए थे। उनके अलावा लिशांक, नगाम और गिलार भी वहां मौजूद थे। उन सभी जवान योद्धाओं को देखने के बाद ध्रुवांश की नजर सामने हुई जहां एक आदमी दिख रहा था। वो आदमी देखने में बड़ा ही खतरनाक लग रहा था, जिसे देखकर ध्रुवांश भी सहम गया। वो आदमी चुपचाप किसी बुत की तरह वहां खड़ा था और उसके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा, बल्कि उसके शरीर से ऐसी शक्तियां निकल रही थी जिसके सामने शिखर जैसा काबिल योद्धा तक चुपचाप खड़ा रहा। इतने में लैला ने उस जगह की खामोशी को तोड़ते हुए कहा, माफी चाहते हैं कि हमें आने में थोड़ी देर हो गई। इस पर लिशांक ने अपना हाथ लहराकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम इतनी भी देर से नहीं आए हो, शक्तिकरण अभी शुरू भी नहीं हुआ है। वैसे इनसे मिलो, यह है हमारे सजा दरबार के सजा मास्टर मुरबाद। इनके ही काबू में ये पूरा सजा दरबार है। इसके साथ ही हमारी अकादमी के सबसे ऊंचे ओहदे वाले बुजुर्गों में से एक हैं। उस आदमी के बारे में सुनकर ध्रुवांश थोड़ा हैरान हुआ। वो जानता था कि कुल मिलाकर अकादमी के सबसे ऊंचे ओहदे वाले 5 बुजुर्ग थे। जब ध्रुवांश शुरू में अकादमी आया था
तब उसने एक बुजुर्ग को देखा था जिनका नाम जोरांश था। वो भी अकादमी के सबसे ऊंचे ओहदे वाले बुजुर्गों में से एक थे। इसका मतलब 5 में से एक बुजुर्ग जोरांश और दूसरे बुजुर्ग मुरबाद, जो ध्रुवांश के ठीक सामने खड़े थे। तभी ध्रुवांश ने अपने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करते हुए कहा, बुजुर्ग मुरबाद को मेरा नमस्ते, मैं हूं ध्रुवांश राजवंशी। और जैसे ध्रुवांश ने अपना नाम लिया तो बुजुर्ग मुरबाद ने उसे घूर कर देखना शुरू कर दिया। उनकी नजर ऐसी थी जैसे वो ध्रुवांश को अंदर बाहर अच्छी तरह देख पा रहे थे। तभी उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़कर कहा, अच्छा तो तुम ही हो वो ध्रुवांश जिसने गिलार को मुकाबले में हरा दिया था। इस पर ध्रुवांश ने आ भरते हुए कहा, मैं जीत तो सिर्फ इसलिए पाया था क्योंकि गिलार ने हार मान ली थी। अगर वो मुकाबला जारी रखता तब तो मैं किसी कीमत पर जीत ही नहीं पाता। आखिर मेरी शक्तियां पूरी तरह खत्म जो हो गई थी। ध्रुवांश जो कुछ भी कह रहा था वो सच था। गिलार ने अगर वो शर्त नहीं रखी होती उसका सबसे शक्तिशाली हमला झेलने की, तो ध्रुवांश कभी उससे मुकाबले में जीत ही नहीं पाता। इतने में मुरबाद ने गिलार की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा है कि ये लड़का गुरूर से घिर नहीं गया है, वरना इस उम्र में लड़के अक्सर गुरूर में अंधे हो जाते हैं। खैर तुम सच में काफी काबिल हो, क्योंकि तुम नए योद्धा होने के बावजूद ताकत का यह मकाम हासिल कर पाए हो। पिछले बहुत सालों में तुम पहले ऐसे हो जो ऐसा कर पाया है। खुद शिखर भी जब नया योद्धा था तो वो इतना ताकतवर नहीं था। ये सुनते वक्त शिखर मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो भी जानता था कि ये सच था। जब वो अकादमी में नया नया आया था तब उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा नहीं थी। वो तो उसने कड़ी मेहनत करके ताकत का यह मकाम हासिल किया था। इतने में बुजुर्ग मुरबाद की नजर ध्रुवांश के बगल में खड़ी लैला पर हुई, जिसे देखते हुए उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से तुम लैला होंगी ना। इस दौरान उनकी नजर लैला के पास रखी लराविया तलवार पर पड़ी। वो गौर से उस तलवार को ही देखते जा रहे थे, जिसे देखकर लैला के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखने लगी। फिर भी उसने अपना सर हिलाते हुए हामी भरी। तभी बुजुर्ग मुरबाद ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछली बार जब मैंने ये तलवार देखी थी तो ये तुम्हारे पिता के पास थी। उनकी ये बात सुनकर हर कोई हैरान हो गया। खुद लैला भी ये जानकर काफी हैरान थी कि बुजुर्ग मुरबाद उसके पिता से मिल चुके थे। इसका मतलब साफ था कि उन्हें लैला के परिवार के बारे में पता था। इस दौरान ध्रुवांश भी थोड़ा हैरान दिख रहा था, मगर वो भी समझ रहा था कि इतने ऊंचे ओहदे पर होने की वजह से बुजुर्ग मुरबाद को शायद लैला के बारे में पता था। इतने में बुजुर्ग मुरबाद ने थोड़ी मायूसी महसूस कर सभी से आगे कहा, जब मैं सालों पहले ट्रेनिंग कर रहा था तब मेरी मुलाकात तुम्हारे पिता से हुई थी। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था। वैसे सच कहूं तो तुम्हारे पिता ने ही उस वक्त मेरी जान भी बचाई थी। अफसोस कि मुझे कभी उस एहसान को चुकाने का मौका ही नहीं मिला। इस बीच लैला को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जाहिर सी बात थी कि वो बुजुर्ग मुरबाद की इस मायूसी को कैसे मिटा सकती थी। वहीं पास ही खड़े लिशांक और बाकी दोनों दरबारियों ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। ये पहली बार था जब वो बुजुर्ग मुरबाद के चेहरे पर ऐसी मायूसी देख रहे थे। तभी बुजुर्ग ने खुद को संभाला और हाथों से इशारा करते हुए कहा, खैर अब जो कि तुम लोग यहाँ ही गए हो तो चलो दैव्य चमक के शक्तिकरण की शुरुआत करते हैं। इतना कहते ही उन्होंने अपना हाथ लहराया, जिसके बाद उस बड़े से दरबार से 3 बूढ़े आदमी चलकर बाहर आने लगे। ये तीनों ही बूढ़े आदमी अकादमी के बुजुर्ग ही थे, लेकिन उनका ओहदा बुजुर्ग मुरबाद जितना ऊंचा नहीं था। तब मुरबाद ने तीनों बुजुर्गों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम तीनों योद्धाओं की ये तीनों बुजुर्ग मदद करेंगे दैव्य चमक के शक्तिकरण में। रही बात तुम्हारी लैला, तो मैं खुद शक्तिकरण में तुम्हारी मदद करूंगा। और जैसे ही बुजुर्ग मुरबाद ने ये बात कही तो लिशांक और बाकियों के मुंह हैरानी में खुले के खुले रह गए। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि बुजुर्ग मुरबाद जैसी पहुंची हुई हस्ती खुद किसी योद्धा की शक्तिकरण में मदद करने वाले थे। ऐसा तो सालों में पहली बार हो रहा था। दैव्य चमक की शक्तिकरण के दौरान जो मदद करने वाला जितना ज्यादा ताकतवर होता उतना ही ज्यादा फायदा मदद किए जाने वाले योद्धा को होता। और क्योंकि बुजुर्ग मुरबाद अकादमी के 5 सबसे ऊंचे ओहदे के बुजुर्गों में आते थे, ऐसे में लैला को इतना फायदा होता, सुनने के लिए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता वहाँ था। सर्च कीजिए सुपर इस योद्धा दौरान लैला भी ब्लैक उनकी बात आर्मी सुनकर 2 काफी नंबर हैरान पे थी मिलेगा। और उसके चेहरे पर 6000+ थोड़ी झिझक मेंबर भी हैं। दिखने आप लोगों लगी। को फटाफट इस ज्वाइन कर झिझक लेना के वो साथ चैनल को। उसने एक और नजर इस ध्रुवांश की चैनल तरफ देखा, पे जिसके इशारा 22,000+ करने पर वो मेंबर हैं, कहने जो कि लगी, सुपर योद्धा पॉकेट नाम ठीक है बुजुर्ग पॉकेट मुरबाद, नाम है। जैसा आप सही आप लोगों समझे। को फटाफट वहीं इस पर बुजुर्ग मुरबाद ने बढ़ते हुए सारे कहा, चैनल फेक है। वैसे सारे तो मैं चैनल खुद को कभी लीव शक्तिकरण करके में सर्च किसी करना, की मदद आपको नहीं तुरंत करता, चैनल मिलेगा और तुरंत लेकिन ज्वाइन तुम्हारे करना, मामले क्योंकि में सबसे इसे पहले मैं तुम्हारे एपिसोड पिता का एहसान चुकाना ब्लैक मानूंगा। आर्मी और वैसे तो इसी उस चैनल एहसान पे के आता बदले है। ठीक है, एक छोटी सी फटाफट चीज से कुछ ज्वाइन भी करो, नहीं है, मारो सारी को पर लीव फिलहाल को, सारों को मैं लीव इतना मारो। तो कर ही सकता हूँ। चलो तो फिर तुम तीनों योद्धा इन बुजुर्गों के साथ अंदर चले जाओ। ये सुनकर ध्रुवांश और बाकी दोनों लड़कों ने अपने सिर हिलाए और वो बुजुर्गों के पास जाकर उनके साथ अंदर जाने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो 2 कदम आगे बढ़ते, अचानक से एक रौबदार आवाज हर किसी के कानों में गूंजने लगी, रुक जाओ,
वो बूढ़ी आवाज जब अचानक लोगों के कानों में पड़ी तो सभी ने हैरानी के साथ अपनी नजरें घुमाई। वहां से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा खंबा दिखाई दे रहा था जिस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। रुकने की बात उस बूढ़े आदमी ने ही की थी। उस बूढ़े आदमी के कपड़े देखने में बहुत ही पुराने लग रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि वो गंजा था और उसकी आंखें झुर्रियों से भरी हुई थी। वो इतना दुबला था जैसे उसने जिंदगी में कभी खाना ही ना खाया हो। जब ध्रुवांश की नजर उस बूढ़े गंजे आदमी पर पड़ी तो अचानक उसने कहा, अरे ये तो वही बुजुर्ग हैं जो मुझे विद्युत इलाके में मिले थे। इन्होंने ही तो मुझे बिजली तोहफे के तौर पर दी थी। इस दौरान ध्रुवांश के पास ही खड़े शिखर और लोहार भी काफी हैरान दिख रहे थे। वो भी ध्रुवांश की ही तरह उस बूढ़े आदमी से विद्युत इलाके में मिल चुके थे। उस जगह पर कुछ पलों की खामोशी छाई हुई थी और तभी बुजुर्ग मुरबाद ने अपनी हैरानी काबू करते हुए इज्जत भरी आवाज में कहा, अरे बुजुर्ग उत्तरी ड्रैगन, आप और यहाँ? बुजुर्ग मुरबाद जिस तरह उस बूढ़े आदमी से बात कर रहे थे उसे देखकर बाकी लोग समझ गए कि जरूर उस गंजे बूढ़े आदमी का ओहदा मुरबाद से भी काफी ज्यादा ऊंचा था। लेकिन जो बात सभी को हैरान कर रही थी वो ये थी कि इस अकादमी में ऐसे कितने लोग थे जिनका ओहदा बुजुर्ग मुरबाद से ऊंचा होता। वहीं जब शिखर, लिशांक और बाकियों ने उस बूढ़े आदमी का नाम सुना तो सभी के चेहरों का रंग बदलने लगा। तभी शिखर ने धीमी आवाज में कहा, बुजुर्ग उत्तरी ड्रैगन, इसका मतलब असल में ये बुजुर्ग उत्तरी कायनात अकादमी के सबसे बड़े रक्षक उत्तरी दरिया ड्रैगन का इंसानी रूप है। थोड़ा सोचने पर सभी समझ गए कि लीडर तामिक के अलावा अकादमी का सबसे बड़ा रक्षक उत्तरी दरिया ड्रैगन ही था जिससे बुजुर्ग मुरबाद इतनी इज्जत से बात कर सकते थे। इस दौरान ध्रुवांश के दिमाग में भी खलबली मच गई थी। वो फटी आंखों के साथ बूढ़े गंजे आदमी को देखता जा रहा था। उसे देखकर ध्रुवांश को कभी नहीं लगा था कि असल में वो आदमी किसी प्राचीन तिलस्मी जानवर का इंसानी रूप था। इतने में खंबे पर खड़ा बूढ़ा गंजा आदमी अपना हाथ लहराकर नीचे उतर आया। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो ध्रुवांश और बाकियों के सामने इतनी जल्दी आ गया था कि किसी को कुछ समझ में तक नहीं आया। इतनी ज्यादा रफ्तार देखकर तो ध्रुवांश और बाकी लोग भी गहरी सांस लेने लगे। तभी उस बूढ़े आदमी ने बुजुर्ग मुरबाद की तरफ देखते हुए सभी योद्धाओं की तरफ देखा। आखिर में उनकी नजर ध्रुवांश पर आकर रुक गई और ऐसा होते देख ध्रुवांश थोड़ा घबराने लगा। मगर ध्रुवांश के चेहरे पर घबराहट देखने के बाद भी उस बूढ़े गंजे आदमी ने लगातार उसे ही घूरते रहना जारी रखा। फिर एक पल के बाद उन्होंने हड़बड़ाती हुई आवाज में कहा, ए लड़के, मैंने सुना है कि तू काली बिजली इकट्ठा करने में कामयाब रहा, क्या ये सच है? ये सुनकर ध्रुवांश ने अपना सिर हिलाया और थोड़ी झिझक के साथ कहा, वो बुजुर्ग, ये तो मैं गलती से कर पाया था। महज एक छोटी काली बिजली से मैंने बिजली बीज बनाकर उसे अपने शरीर में रख लिया और शिकार जंग के दौरान गिलार से लड़ने के लिए मुझे वो बीज तोड़ना पड़ गया। उसके इतना कहते ही गिलार को समझ आने लगा कि ध्रुवांश अचानक से इतनी ज्यादा शक्तियां कैसे इकट्ठा कर पाया था। लेकिन फिर भी उसके चेहरे की हैरानी बरकरार थी। वो भी जानता था कि काली बिजली कितनी ज्यादा खूंखार और जंगली शक्ति होती थी। इसके बावजूद ध्रुवांश उसे काबू करते हुए एक बिजली बीज में बदल पाया। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात थी। उससे भी खतरनाक था कि बिजली बीज तोड़कर काली बिजलियों की शक्तियां झेलने के बाद भी ध्रुवांश जिंदा बच पाया था। वहीं ध्रुवांश का जवाब सुनकर बूढ़े गंजे बुजुर्ग की आंखों में एक चमक दिखने लगी और उन्होंने तुरंत ध्रुवांश का हाथ पकड़कर काले रंग की एक रोशनी तेजी से ध्रुवांश के शरीर में भेज दी। जैसे ही वो काली रोशनी ध्रुवांश के हाथों में घुसी तो उसके हाथों पर काले रंग की लकीरें नजर आने लगी। वो काली लकीरें कांपती हुई दिख रही थीं और साथ ही उनके अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां महसूस की जा सकती थीं। इन काली लकीरों को देखकर ध्रुवांश काफी हैरान हो गया और उसने तुरंत दर्द महसूस करते हुए कहा, बुजुर्ग, आप क्या करना चाह रहे हैं? इस पर उस बूढ़े बुजुर्ग ने आराम से जवाब दिया, ये लकीरें बिजली जहर है। काली बिजलियां तिलिस्मी जानवरों के इम्तिहान के लिए होती हैं। उसके जरिए ही कोई तिलिस्मी जानवर प्राचीन जानवर बनने में कामयाब होता है। न सिर्फ ये बिजलियां तबाही मचाने वाली होती हैं बल्कि इनके अंदर एक बड़ा ही रहस्यमयी बिजली जहर भी होता है। इस जहर को नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे ये जहर किसी के शरीर को गलाना शुरू कर देता है, और वो भी तब जब इस बिजली जहर में किसी तरह का विस्फोट ना हो, क्योंकि अगर कोई विस्फोट हुआ तब तो वो इंसान एक झटके में राख में बदल जाएगा। ऐसे में चाहे विस्फोट हो या ना हो, इंसान का मरना तो पक्का है। मतलब आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारी मौत तो पक्की है। ये सुनते ही ध्रुवांश के चेहरे की रंगत बदल गई और उसके माथे से पसीना बहने लगा। वो घबराते हुए बुजुर्ग को देखता जा रहा था और साथ ही लैला के चेहरे पर भी घबराहट और बेचैनी साफ नजर आने लगी। इस बेचैनी को वो काबू नहीं कर पाई और उसने हड़बड़ाकर बूढ़े आदमी से कहा, बुजुर्ग, इसे बचा लीजिए ना। इस दौरान बुजुर्ग मुरबाद, शिखर और बाकियों के चेहरों पर भी घबराहट दिख रही थी।
कोई नहीं जानता था कि ध्रुवांश के शरीर में, लेकिन लैला की गुहार का उस बूढ़े आदमी पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा, बल्कि वो तो नाराज होकर कहने लगे, मैं क्यों मदद करूं इसकी? इस लड़के को इस बारे में पहले ही सूचना देनी चाहिए थी। बहुत जल्दबाजी थी इसे कुछ भी करने की। अब भुगतो, काली बिजली की शक्ति इस्तेमाल करनी थी ना तुझे, अब अच्छे से करना, मरते दम तक। वैसे भी किस्मत वाला है कि काली बिजली के बिजली बीज को तबाह करने के बाद भी अभी तक जिंदा बच गया। इसका शुक्र मना और अगले ले, क्योंकि कोई तुझे मरने से नहीं बचाने वाला। ये सुनते ही लैला की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई, जिसके साथ ही उसने कहा, अगर आप इसकी मदद कर सकते हैं ये बिजली जहर निकालने में, तो बदले में आप जो कहेंगे मैं वो देने को तैयार हूं। तो आदमी ने अलसाए अंदाज में लैला को ऊपर से नीचे तक देखा और उससे कहा, तुम्हारे पास ऐसी सिर्फ एक ही चीज तो है जिसमें मेरी थोड़ी बहुत दिलचस्पी जागी है, और वो है ये तलवार। तलवार के बारे में सुनकर लैला के चेहरे पर मजबूरी दिखने लगी, मगर उसने बिना ज्यादा कुछ सोचे तुरंत बूढ़े आदमी से कहा, अगर आपको ये तलवार पसंद है तो मैं ध्रुवांश को ठीक करने के बदले इसे आपको दे सकती हूँ। तो क्या राजी होंगे बुजुर्ग उत्तरी ड्रैगन ध्रुवांश की जान बचाने के लिए, या फिर ध्रुवांश लैला की तलवार के सामने अपनी जान की परवाह भी नहीं करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।